नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज और मेरा नाम संजय कुमार है। जेडीयू में आरसीपी सिंह के लिए सारे गेट बंद हो चुके हैं। यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना है जेडीयू के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के घनिष्ठ सहयोगी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। पत्रकारों ने जब उनसे आरसीपी सिंह को लेकर सवाल किया तो दो टूक शब्दों में ललन सिंह ने इसका जवाब भी दे दिया और उन्होंने कहा कि जो जेडीयू 75 सीट पर थी उसे 42 पर लाने वाले आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू को अब जरूरत नहीं है। इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललन सिंह जब पटना पहुंचे, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो दो टूक शब्दों में उन्होंने जवाब दे दिया कि आरसीपी सिंह के लिए अब जेडीयू के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, उनको बंद गेट से अब एंट्री नहीं दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? जेडीयू के अंडर खाने में सब बेहतर नहीं चल रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जदयू कोटे से मंत्री हैं जी, और निश्चित रूप से जेडीयू के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आप इतनी बात समझिए कि आज डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में देखे जा रहे हैं कि आपको राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो बोल रहे हैं वो होता है। लेकिन उस कालखंड को भी याद करिए जब यही राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नीतीश कुमार की नौका से उतर गए थे 2-3 सालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारे, हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, एएसआर न्यूज नहीं, यह ओपन फैक्ट है कि उस समय उनका बयान क्या आता था। हम खुद उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किए हुए हैं डॉक्टर शंभू श्रीवास्तव के यहाँ, जो उस समय एमएलसी हुआ करते थे। उनके आवास पर, सरकारी आवास था, उसमें राम जीवन बाबू होते थे, ललन सिंह होते थे और शंभू बाबू होते थे। हम उसके गवाह हैं। तो अब देखिए, सवाल यह है कि अब कौन सी स्थिति परिस्थिति बनी कि अब वह राजीव रंजन सिंह का बयान आ रहा है कि अब उनकी नो एंट्री है, जो 75 से 42 और 42 से 55, जो वो ठीक है। वो पार्टी का देखिए, हमेशा हम एक बात कहते हैं कि हमेशा आपका साइक्लिक वे में चलता रहता है, उतार चढ़ाव। तो अब उसकी जिम्मेवारी, उसका ठिकरा सिर्फ आरसीपी सिंह पर ही आप छोड़िएगा तो यह नहीं चलता, सामूहिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ठिकरा जो है केवल आरसीपी सिंह पर नहीं थोपा जा सकता है। देखिए, किसी भी नेतृत्व को, किसी भी संगठन को चलाने के लिए आपको सामूहिक जिम्मेवारी होती है और लेनी पड़ती है। आप एक चीज कह करके हम किसी को कह के कॉर्नर नहीं कर सकते, एकदम स्पष्टता के साथ। देखिए, पूरे आप एएसआर न्यूज में भी हम जो बोल रहे हैं इसको आप अंतिम क्षण तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा पूरी क्लियरिटी के साथ। तो आप ठिकरा नहीं फोड़ सकते। और आरसीपी सिंह देखिए, नीतीश कुमार के टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी थे। टेस्टेड और ट्रस्टेड 25 साल 30 साल से जो आदमी साथ में रहा है, तो वह उसकी क्या भूमिका हो सकती है और एक एक चीज को बारीकियों के साथ नीतीश कुमार क्या नोट लिखेंगे, क्या ड्राफ्टिंग होगी, क्या होनी चाहिए, यह उनके साथ में एज ए केंद्रीय मंत्री जब नीतीश कुमार थे सेंट्रल में, उस समय भी आरसीपी सिंह उनके साथ में हुआ करते थे। मुख्यमंत्री थे तब भी उनके साथ में हुआ करते थे। और उसके बाद के दिनों में आपने देखा है किस तरीके से उनका राजनीतिक रूप से उनका पदार्पण हुआ आरसीपी सिंह का। तो यह निश्चित रूप से वह एक समाज से, सब लोग कहता है एक ही समाज के हम, वह एक मानते हैं एक समाज के हैं, एक ही जिले के हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन बावजूद उसके एक दूसरे को पढ़ पाना, एक दूसरे को मिजाज के पढ़ पाना, वही आदमी टेस्टेड और ट्रस्टेड माना जाता है। तो आरसीपी सिंह उनके लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं। आज की तिथि में देखिए, जो आदमी राजीव रंजन सिंह बोल दे नो एंट्री है, नहीं हो सकता है, वो संख्या बल उनका उस समय का देखिए, याद करिए अब क्या जरूरत है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो आप इतनी बात, ठीक है, नाराजगी होती है। और कोई लोग कहता है कि गांठ पड़ गया, तो गांठ तो राजीव रंजन सिंह भी जब नहीं थे तब, जब गए थे तो गांठ पड़ा था और वो लगातार बोल रहे थे खिलाफ, लगातार बोल सर। रहे थे। हालिया दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा हुई आरसीपी सिंह के जेडीयू में एंट्री को लेकर। मीडिया ने भी प्रमुखता से इस खबर को उठाया। ये जो आग सुलगी जेडीयू में आने को लेकर आरसीपी सिंह को, ये बात आई कहां से? नहीं, देखिए, वो बीते दिन आपने देखा कि आरसीपी सिंह वही पटेल समाज के कार्यक्रम में गए हुए थे। उससे पहले उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए थे। उनके जाने के बाद आरसीपी सिंह गए। तो उसके बाद से जब पूछा गया कि आप जैसे, तो बोला कि हम नीतीश बाबू से अलग कहां थे। अच्छा, यही आरसीपी सिंह का वर्बेटम बयान, हम अलग कहां थे। आप लोग समझते हैं हम तो अलग थे नहीं। तो निश्चित रूप से अलग नहीं होने का मसला, देखिए, वो अभी
प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में है, उससे पहले अपनी पार्टी बनाया, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो वह तो हर आदमी तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट वो करते रहे। देखिए कौन ऐसा आदमी एक्सपेरिमेंट नहीं करता। आज जो अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार के नाम की चर्चा होती है, वह भी कई दल जेडीयू के विश्वसनीय थे। आपको कई वो आप देख भी सकते थे, एनडीए में भी रहे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी अरुण बाबू रहे, तो तमाम तरह की बात रही। जहानाबाद के पूर्व सांसद की बात हम कर रहे हैं, जी। तो वो अब देखिए वो किस तरीके से उतार, तो ये राजनीति में तो ये होता रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। अस्थायी नहीं है राजनीति में, कुछ भी अस्थायी नहीं, निश्चित रूप से नहीं है। तो वो ऐसे में आरसीपी सिंह का यह बयान देना, इसके बाद से ही यह एक भूचाल सा बना, राजनीतिक भूचाल जिसको हम लोग कहते हैं, वह बना कि आरसीपी बाबू नहीं आ रहे हैं। और आरसीपी सिंह का यह भी बयान कि हम तो भाई गेरुआ भी हैं, हरा भी हैं, सब रंग में हमको पसंद है। तो ये देखिए यही तो बात है। तो आरसीपी सिंह की बात को आप समझिए, वह देखिए पढ़े लिखे हैं और आईएएस अधिकारी रहे हैं भारतीय, उनका एक उनकी अलग पहचान है। उनकी बिटिया एक आईपीएस है बिहार कैडर से, एक बिटिया लॉ करके देखिए चुनाव लड़ी जनसुराज से, वो ठीक है चुनाव हार गई, वह एक अलग विषय है। तो लेकिन अब कई तरह के कयासबाजी हो रहे हैं और राजीव रंजन सिंह के बयान के बाद तो कहा दिया जा रहा है कि अब उनकी एंट्री नहीं होगी। यही सवाल बनता है, क्योंकि आप देखिए कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति बिहार में हो रही है, लॉ कुछ कॉम्बिनेशन की बात होती है, उसमें आप उनको कैसे दरकिनार कर दीजिएगा। अच्छा सर, ललन सिंह, क्या ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि आरसीपी सिंह का जेडीयू में एंट्री हो, और इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए एक बात समझ, जब आरसीपी सिंह आ जाएंगे तो यह जो जितने भंवरे हैं वह कहाँ जाएंगे? वह निश्चित रूप से आरसीपी सिंह जब उस कालखंड में भी जब नीतीश कुमार के साथ में थे तो उन्हीं के यहाँ सब कुछ डिसाइड होता था और सब कुछ होता भी था। यह कोई सशक्त भूमिका में थे बिल्कुल। और देखिए क्यों नहीं होंगे, वो सब कुछ जानते हैं, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे हमको संगठन में भी जब वो थे राष्ट्रीय महासचिव संगठन, तो जेडीयू की मजबूती के लिए वह गांव गांव का दौरा किया। तो यह सब कुछ वह करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके आने से कई लोग अपने आप को, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, वह लोग अपने आप को अनकंफर्ट, मतलब मेन स्ट्रीम से छिटक जाएंगे, निश्चित रूप से अनकंफर्ट होगा। और ये जो किचन कैबिनेट की बात आती है, हर नेता के पास किचन कैबिनेट होता है, वह किचन कैबिनेट ही असहज हो जाएगा। तो जब किचन कैबिनेट असहज हो जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं क्या, तो इसीलिए उनके नहीं आने के लिए तमाम घेराबंदी हो रही है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक मसला है, प्रशांत किशोर को लेकर भी सवाल किया गया ललन सिंह से, तो उन्होंने कहा कौन है प्रशांत किशोर? अभी फिलहाल दोनों जनसुराज में ही है, प्रशांत किशोर हो या आरसीपी सिंह। ललन सिंह के इस बयान को आप किस रूप में देखें? नहीं देखिए, आप अब इस तरीके से बयान अगर यदि कोई प्रशांत किशोर के बारे में कहेगा तो हमको नहीं पड़ता, वो भी बेसिकली राजनीति करने वाला, और वह भी जेडीयू का। जेडीयू में प्रशांत किशोर जब थे तो नंबर 2 का ओहदा रखा करते थे, इस बात को समझिए। और तमाम जो है सो, और साथ में मुख्यमंत्री के लिए उनके लिए क्या दिल में है, अभी भी है, क्या है। देखिए राजनीति में अगर यदि आपसे हमारा विचारधारा नहीं मिल रही है तो वह हम अलग लाइन और लेंथ लेंगे, दैट इज डिफरेंट, वह एक अलग विषय है। लेकिन यह कोई कह देगा कि हम प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, तो यह तो हम नहीं समझ पाते हैं। अब आगे कहने वाले, बयान देने वाले बड़े लोग हैं, लेकिन इतनी बात मानिए कि देश की राजनीति में प्रशांत किशोर एक ऐसा एस्टैब्लिश फैक्ट नेम है जिसको हर राजनीति करने वाला आदमी जानता है, और नहीं जानेगा तो वह हम नहीं समझ पाते हैं कि वह कहां तक राजनीति कर। विधानसभा चुनाव के पहले चर्चा चल रही थी एक बार कि आरसीपी सिंह जेडीयू में आ सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया था, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था, तो ऐसे में एक हवा चली थी कि क्या आरसीपी सिंह फिर से आ सकते हैं जेडीयू में। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और जेडीयू अब 85 सीटों पर चल गया। तो क्या माना जाए कि पहले जेडीयू को जरूरत थी आरसीपी सिंह की, लेकिन अब किसी बाहरी नेता की जेडीयू को जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए वह जरूरत तो हमेशा रहेगा। अब 85 सीट ले आए जेडीयू से, तो क्या विधानसभा में जेडीयू नंबर बड़ी पार्टी की भूमिका में उभर के आई? नहीं आई, दूसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर जेडीयू है। यही तो टीस और यही तो खीज और यही तो कसक है जेडीयू में कि हमको बड़ी पार्टी बननी है। आप बिहार में ही मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के नीतीश कुमार है, बावजूद उसके जो है सो आपको एक नंबर की पार्टी विधानसभा में नहीं बनती है। तो यह तो टीस और खीस माने यह रहेगा जेडीयू में। क्यों नहीं बन पा रही है, क्या कारण है, जबकि नीतीश कुमार ही सब चीज कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार है, तो 85 सीट ले आना और यह उपलब्धि बता देना, यह तो कतई किसी को भी नहीं। और देखिए आरसीपी सिंह अगर यदि आएंगे, ठीक है, किसी कालखंड में वह सब गणित नहीं फिट कर पाया तो वह सीट घट गया,
यह हो सकता है। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं साइक्लिक वे में आता है उतार चढ़ाव, लेकिन यह जो बात है आरसीपी सिंह की एंट्री की बात जैसे ही होती है, कई लोग अपने आप को असहज फील करने लगते हैं। यही अब एक समझने वाली बात है। आप देखिए, कई सामाजिक संगठन जो सक्रिय हैं और विशेष तौर पर युवा, वह लोग चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की माने जेडीयू में एंट्री हो। यह सबसे बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से ये भूचाल सा मचा हुआ है कि आरसीपी सिंह को आना चाहिए, नहीं तो फिर अलग अलग एक मसला मिसाइल हो रहा है। कुछ कालखंड को छोड़ दे तो ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, और जो राजनीति के जानकार हैं वो भी ये मानते हैं कि ललन सिंह चाहते हैं कि निशांत जो है वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बने, और फिलहाल चूंकि परिस्थितियां वैसी नहीं बन पा रही हैं तो मनीष वर्मा एक नाम है सर। बिल्कुल। तो ललन सिंह जैसे लोग क्या चाहते हैं कि मनीष वर्मा को आगे किया जाए उस समय तक, जब तक निशांत पूरी तरीके से नीतीश कुमार की जगह न ले ले, उनके उत्तराधिकारी नहीं बन जाए। नहीं, देखिए, मनीष वर्मा निश्चित रूप से सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वह भी भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिस तरीके से आरसीपी सिंह की हम बात कहते हैं, वही हैं, वह भी रहे हैं, तो वह एक अलग विषय है। लेकिन देखिए, अब जो आरसीपी सिंह और आपको नीतीश कुमार के पुत्र प्रशांत में, माने निशांत में कितने बचपन से निशांत को वह देख रहे हैं आरसीपी सिंह, इस बात को समझिए। जो खिलाया उन्होंने, निश्चित रूप से जब आप समझ रहे हैं कि निशांत कुमार जब 25-30 साल से नीतीश कुमार के साथ में आरसीपी सिंह, तो आप उसको आप समझिए कि वह कितने बड़े होंगे। तो वह जो एक फादरली या एल्डरली जो भाव स्वभाव होगा, वह कितना कनेक्ट करता होगा। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको दूसरे की एंट्री पर कोई बैन है या नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित रूप से आरसीपी सिंह आएंगे तो वह भाव दिखाई पड़ेगा, पुत्रवत स्नेह और प्यार उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ललन सिंह सर, उन्होंने जो जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, उनको लेकर भी उन्होंने कहा था कि उनके लिए अब जेडीयू में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन क्या हुआ, चुनाव के ठीक थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके पुत्र जो है ऋतुराज, जो मौजूदा विधायक भी हैं घोसी से, निश्चित रूप तो उनकी एंट्री हो गई। तो सब कुछ ललन सिंह ही तय करेंगे ऐसा भी तो नहीं है। देखिए, एक चीज आपने बहुत माकूल सवाल उठाया है। ये एक बात समझिए कि प्रोफेसर अरुण कुमार जो एमएलसी भी रहे, जहानाबाद से पूर्व सांसद भी रहे, एनडीए से उस समय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जीत करके आए थे, आरएलएसपी से वह जीते थे, वह ठीक है। और लेकिन एक बात समझिए कि इस बार जब उनकी एंट्री की बात चल रही थी कि वह आएंगे, उनके पुत्र ऋतुराज आएंगे जेडीयू में, तो अपरिहार्य कारणों से तमाम जो है सो लेटर जो है सो जारी किया गया जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय से कि उनकी एंट्री होगी, इतना बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर उसको रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया जा रहा है। अपरिहार्य कारण बताया, खैर कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वह लगा कि अब उनकी एंट्री नहीं हो, अरुण कुमार की और उनके पुत्र ऋतुराज की। देखिए क्या हुआ, चुनाव में जेडीयू ने टिकट भी दिया ऋतुराज को, ऋतुराज घोसी से चुनाव भी जीते, तीर छाप के निशान पर, और जीत करके आए, और देखिए इन लोगों की एंट्री हो गई। तो देखिए, सब कुछ आपके हमरे चाहने से नहीं होगा। जो नीतीश कुमार चाहेंगे, जो उनकी पार्टी चाहेगी, जो नीतीश, तो वही होगा। इसलिए आप यह इसमें मत रहिए कि हम जो कह दिया वह अंतिम लकीर है, अंतिम ब्रह्म वाक्य नहीं होता है कहीं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा, इसको आप नहीं आप ये कर सकते, और पूर्ण विराम नहीं लगता है। मतलब जेडीयू में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, ये तय है, निश्चित रूप से तय है। इसको कौन डिनाई कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं जेडीयू के, तो वह अब वो जो तय करेंगे वही होगा। हम और आप जबरदस्ती का कोई चीज कह ले कि नहीं हम यही होगा तो ये होगा। और देखिए, अब एक एक चीज को समझना पड़ता है, आप उसको डिकोड करिएगा तो समझ में आएगा कि क्या बिटवीन द लाइन भी क्या कहता है। आप देखिए अरुण कुमार का आना, तो ये बैलेंस ऑफ पावर भी होता है, हम नहीं नाम लेंगे लेकिन बैलेंस ऑफ पावर भी हुआ है यहां पर। अच्छा। तो ये अगर यदि आरसीपी सिंह आएंगे तो वह जो निश्चित रूप से जो आदमी आपको हमको बेहतर ढंग से समझ रहा हो, तो वह निश्चित रूप से मिरेकल होगा, वह कुछ जादू करेगा, वह आदमी कुछ काम करेगा। आप इतनी बात मान करके चलिए, क्योंकि वह शुरू से ही आपको पढ़ता रहा है। तो आपको जब शुरू से कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वह उसमें कहीं भी कॉमा फुल स्टॉप भी कहीं गड़बड़ नहीं होने जा रहा है। अच्छा, ये जो सारी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जेडीयू के अंदर की, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता हुआ ऐसा दिख रहा है क्या कि जेडीयू के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू के अंदर खाने में तो सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात को कोई माने नहीं माने, हो सकता है कि हमारी बात से लोग इत्तेफाक न रखें, लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसी ऐसे लोगों की एंट्री हो कि हमारा वहां पर
हम ही को पूछ करके जाना पड़े, हम ही को उसके यहाँ जाना पड़े। तो ये एक बड़ा सवाल है, इसको हम आपके पास छोड़े जाते हैं, आप समझिएगा और बताइएगा कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, कि यह सबसे अहम सवाल है। और देखिए राजनीति तो संजय जी इतनी बात समझ लीजिए कि जो अभी का राजनीति है यह पहले की राजनीति, अभी के राजनीति में कई सारे उतार चढ़ाव आपको दिखाई पड़ा, सब कुछ बेहतर नहीं होता हुआ दिख रहा है, कई सारे ग्रुप में बटे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को देखिए, उसमें भी आपको कई खेमाबंदी दिखाई पड़ता है, राष्ट्र से ले माने ऊपर से राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बिहार के स्तर पर। तो यह कौन बोलेगा कि वहां पर नहीं हो रहा है, सब लोग दूध के धुले हैं, ऐसा तो नहीं, कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो चल रहा है। सर कांग्रेस की बात कर देते हैं। बिहार प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू। चुनाव के पहले उनको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस में असंतोष उपजा था, तमाम बागी गुट के जो नेता थे उनके खिलाफ बोल रहे थे, तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए गए, टिकट बेचने तक के आरोप लग गए थे कृष्णा अल्लावरू के ऊपर। और ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस हाईकमान जो है कृष्णा अल्लावरू को बिहार से विदा कर देगा। हालांकि परिस्थितियां बदली, चुनाव परिणाम भले कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया, केवल 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। लेकिन अब फिर से एक बार कृष्णा अल्लावरू जो है उनका पदार्पण हुआ है बिहार की राजनीति में। कल वो पटना पहुंचे हैं और कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम था उसमें भी थे, और एक जो मनरेगा को लेकर कार्यक्रम था उसमें भी कृष्णा अल्लावरू आए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली पटना एयरपोर्ट पर, जब कृष्णा अल्लावरू को रिसीव करने के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष जो राजेश कुमार है वो पहुंचे, और जो तस्वीर आई है वाकई में चौंकाने वाली है। देखिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और वैसे में उनके बिहार मामलों के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आते हैं। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर राजेश राम की तस्वीर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वह रहते हैं, तो निश्चित रूप से यह दुखद है। ठीक है, चुनाव में हार जीत, हम बार बार कहते हैं चुनाव में हारना जीतना यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। टिकट का बंटवारा इसको छोड़िए, और आपको सामने एनडीए है। आप देख रहे हैं कि बिहार का युवा नेतृत्व को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, नितिन नवीन को बना दिया गया। 46 साल का माने उम्र में आपको बड़ी जिम्मेवारी है, 26 साल के विधायक रहे, तो यह आपको लड़ना है वैसे भारतीय जनता पार्टी से, और आप इस तरीके से करिएगा तो यह नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए निश्चित रूप से आपने देखा कि नीट मसले पर कांग्रेस जो है सो फ्रंट फुट पर अब आकर के सामने आई, जो गर्ल्स छात्रावास का जो बिल्कुल पटना में इनकम टैक्स कृष्णा अल्लावरू, आपको राजेश राम, तमाम जो नेता थे वो पहुंचे थे। लेकिन तो सर कांग्रेस तो अपने को अनुशासित पार्टी बताती रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेता दुहाई देते हैं इस बात की, और कांग्रेस हाईकमान अगर कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाए हुए है तो ऐसे में जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रदेश प्रभारी का स्वागत करने वो पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन दिखा। देखिए निश्चित रूप से मिसकम्युनिकेशन कही है, ऐसी बात नहीं है कि कृष्णा अल्लावरू जो पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी आ रहे हैं तो किसी को जानकारी नहीं होगी, ये तो नहीं होगा। अब नहीं, बाकायदा एक दिन पहले मीडिया को जानकारी दी गई थी कि बिहार प्रभारी पहुंच रहे हैं पटना। बिल्कुल, तो ऐसे में मीडिया को जानकारी हो, नेता को न हो, ऐसा यही हम सवाल कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से यही, अगर यदि टिकट बंटवारे से पहले कृष्णा अल्लावरू आते थे तो क्या क्राउड रहता था, क्या रहता था, इसी चीज इसी को सिर्फ डिकोड करने की जरूरत है। और अब जो है सो इस तरीके से हुआ, अपना झोला अपना बैग टांगे हुए वह तस्वीर निश्चित रूप से बहुत दुखद है, और कांग्रेस को इस पर कुछ करने की आवश्यकता है। नहीं करिएगा तो कांग्रेस निश्चित रूप से डे बाय डे कमजोर होगी बिहार में, और जो कहा जाता है आरजेडी की बैसाखी पर है तो निश्चित रूप से वह एस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनके जो 6 विधायक हैं उन पर सबकी नजर है, और लगातार बयान भी आते रहे हैं रूलिंग पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनकी। और ऐसे में 23 जनवरी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करने वाले हैं विधायकों से। क्या कांग्रेस में टूट की कोई संभावना नजर आती है आपको? नहीं, देखिए 6 विधायक हैं, उसमें 2 अल्पसंख्यक चेहरे हैं, तो अब यही देखने वाली बात है कि हर आदमी अब सुविधा की राजनीति करता है। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे हैं कांग्रेस के, उसमें ये लोग विधायक नहीं दिख रहे हैं। अब कृष्णा अल्लावरू वाले मामले में भी देख लीजिए, दही चूड़ा भोज में देखिए, या फिर यहाँ पर नीट मसले पर जो आयकर चौराहा पर जो ये बड़ा कांग्रेस की ओर से हुआ, उसमें तमाम बड़े नेता थे, लेकिन तो विधायक दूरी क्यों बना कर रखी है विधायक, यही समझ में नहीं आ रहा है ये क्या। और अभी तक देखिए कांग्रेस विधायक दल जो विधानसभा में होना है, अब विधानमंडल दल का नेता भी अभी तक नहीं चुना, वो सबसे दुखद पहलू है। ये क्या मसला है कि आप कांग्रेस विधायक दल, विधानमंडल दल का नेता ये नहीं चुन पा रहे हैं, तो यह कुछ न कुछ तो संकेत है। और इसी लिहाज से 23 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह बैठक लेंगे। अब देखने वाले, देखिए अब कैमरे की नजर होगी दिल्ली में 23 तारीख को कौन कौन विधायक वहां पहुंचते हैं, यह भी एक बड़ी बात होगी। हाँ, अब लगता है 6 के 6 विधायक नहीं पहुंच सकते। अब तक तो एकजुट तो नहीं दिखाई पड़ रहे 6 के 6 विधायक।
आपको तो यह तो आश्चर्य है, और कैमरे की नज़र आपकी हमारी तमाम लोगों की नज़र रहेगी 23 तारीख को वहां पर कौन कौन लोग पहुंचते हैं। विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे 23 जनवरी की बैठक के बाद, लगता है आपको? देखिए, विधानमंडल का सत्र चलना है 2 तारीख से, तो ऐसे में आपको निश्चित रूप से उससे पहले आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। विधानमंडल दल का नेता, विधायक दल का नेता कौन होगा, यह सब चीज तो करना पड़ेगा। विधानसभा में कौन होगा, विधान परिषद में कौन होगा, तो यह आपको करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो फिर आप कैसे लड़ पाइएगा। बार बार हम एक बात कहते हैं, आपको लड़ना है एनडीए से। तो बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि उस बैठक में आखिरकार राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अपने विधायकों को क्या टिप्स देते हैं। सर, अंत में हम चर्चा कर लेते हैं, आरजेडी की 25 जनवरी का दिन बेहद खास है आरजेडी के लिए। तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है, कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो बनाए जा सकते हैं। आरजेडी के अंदर क्या हलचल है फिलहाल? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से यह तो अब ओपन फैक्ट है कि आपको 25 जनवरी को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजद की होगी, उसमें जो है सो तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को थोड़ा समझ लीजिए हम लोग। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी के ये हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी कल तक आपको नितिन नवीन पूर्णकालिक अध्यक्ष हो गए, तो यह आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी एक तरीके से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको अब 24/7 हम, और सक्रियता, तो ये सक्रियता होगी तो तेजस्वी की आएंगे, बनेगी, और युवा हैं तो वह काम करने का मादा उनमें है, काम करेंगे और नए तेवर नए कलेवर के साथ आरजेडी को जनता के बीच ले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव की अस्वस्थता को देखते हुए यह सब निर्णय लिया गया है। तो लगता है कि अब आरजेडी नए स्वरूप में आएगी। निश्चित रूप से उसको आना पड़ेगा, जरूरी भी है, मजबूरी भी है कि आरजेडी को अपने नए तेवर नए कलेवर के साथ आम आवाम के बीच में जाना और सड़क से सदन तक मामले को उठाना, जन सरोकार से जुड़े हुए मामले। आरजेडी और कांग्रेस के बीच संबंधों को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही थी। विधानसभा चुनाव का परिणाम जिस तरीके से आया, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी हुआ, चाहे मंगनीलाल मंडल हो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर राजेश राम कांग्रेस अध्यक्ष हो, चुनाव हारने का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ते नजर आए। तो उनके बीच संबंध बेहतर हो, इसको लेकर भी एक स्ट्रेटेजी अपनानी होगी आरजेडी और कांग्रेस दोनों को, लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से अब जो चुनाव के परिणाम आए वह माकूल नहीं आए, ठीक है, लेकिन 6 पर कांग्रेस, 25 पर आरजेडी, तो यह ठीक है। यह कहीं ना कहीं सेटबैक है इन बड़े, ये राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव थे, तो क्या कुछ कमी रह गई? क्या फ्रेंडली फाइट कारण बना, या नेताओं कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास की कमी दिखाई पड़ी, या फिर कहीं ना कहीं लेग पुलिंग हुआ, जिसको पैर खींचने की बात करते हैं हर गठबंधन अलायंस में। तो यह सब कुछ देख करके इसको एक जगह बैठ करके इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को यह तय करना पड़ेगा, और फिर से आपको मजबूती के साथ लोगों के बीच जाना पड़ेगा और यह दूरी को पाटनी होगी। सर, लगता नहीं कि मंथन का दौर जो समय है वो खत्म हो चला, अब एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सशक्त विपक्ष को किस तरीके से बिहार की राजनीति में लाना है, बिल्कुल लेकर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से आपको इसी की बात कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बनाइए, रणनीति मजबूत बने, और तमाम जो सहयोगी पार्टी हैं, तमाम जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं, उन लोगों को साथ में लाइए, और इस चीज को हर क्षेत्र का, हर पॉकेट से, आप छोटे बूथ लेवल से ही उसको आप शुरू करिए। ऐसा नहीं कि विधानसभा लोकसभा से, आप बूथ लेवल से। आप सामने देखते हैं भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, कभी नहीं सोती है, कभी, हमेशा वह वर्किंग मोड में ही रहती है। तो उसी तरीके से बूथ लेवल से आप शुरू करके जिला, विधानसभा, पंचायत स्तर से आप चलिए, आपकी पार्टी फिर से लौटेगी। इतनी बात तो, और इतना भरोसा रखिए, लेकिन हाँ, विश्वास एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। इसकी कमी अभी दिख रही है। तो बिल्कुल बिहार में राजनीति आने वाले दिनों में किस तरीके से करवट लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी इस मुद्दे पर बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लगातार जिस तरीके से अपना स्नेह दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए। आपके जो सुझाव आएंगे निश्चित तौर पर हम उस पर अमल करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।